गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इकोलॉजी के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा स्टडी कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने लास्ट वीडियो के अंदर जनरल सी बातें डिस्कस की थी कि व्हाट इज इकोलॉजी, हु गेव इट्स टर्म and how many branches of ecology and after that their definition। ये चीज़ें हम पहले वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है that is individual। सबसे फर्स्ट मोस्ट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इज द स्मॉल और बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी हमने बता दिया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि इंडिविजुअल है, उसके अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं उसकी बॉडी में वो सब कैरी आउट की जाती हैं एंड एन इंडिविजुअल इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर सच इंडिविजुअल, ठीक है। एक इंडिविजुअल के जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं दे आर नॉट कैपेबल टू सर्वाइव अलोन। वो अकेले क्या नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ये अपने ही जैसे सिमिलर इंडिविजुअल के साथ में एज वेल एज दूसरी स्पीसीज के साथ में इंटरेक्शन शो करता है। तो इंडिविजुअल को हमने कैसे डिफाइन किया था? इट इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी दैट कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विद इन इट्स बॉडी एंड ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम अदर सच इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर ऐसे ही सिमिलर इंडिविजुअल के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था? पॉपुलेशन, विच रिजाइड्स इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया। और एक एरिया के अंदर जो डिफरेंट पॉपुलेशन मिलती हैं दे आर ऑफ सेम स्पीसीज आर नोन एज लोकल पॉपुलेशन और वी कैन से डीन, ठीक है ना। एक लोकल पॉपुलेशन अपने एनवायरनमेंट के लिए जेनेटिकली अडेप्टेड होगी एंड दैट इज नोन एज इकोटाइप। तो एक पॉपुलेशन के बहुत सारे इकोटाइप हो सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन द जेनेटिकली एडेप्टेशन ऑन द इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद बेटा जो पॉपुलेशन है डिफरेंट स्पीसीज की वो कंबाइन करके बायोटिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन करती है। किसकी फॉर्मेशन करती हैं? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद हमने क्या पढ़ा? इकोसिस्टम। बेटा व्हाट इज इकोसिस्टम? दिस इज द सेल्फ सस्टेन्ड और सेल्फ रेगुलेटेड सेगमेंट ऑफ द नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्फ रेगुलेटेड नेचर ऑफ द सेगमेंट जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक in which both biotic and abiotic component interact with each other। For example, पॉन्ड एक इकोसिस्टम बताया आपको, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम बताया, ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम बताया। तो पॉन्ड के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सोयल, वाटर, एयर, पॉन्ड की वो सब प्लस उसके अंदर मिलने वाले जितने भी प्लांट्स और एनिमल है उन सब के कंपोजिशन, उन सब के कंबाइंड सेल्फ रेगुलेटेड सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं? इकोसिस्टम। और ऐसे बेटा इकोसिस्टम के बाद जो नेक्स्ट यूनिट आती है दैट इज नोन एज लैंडस्केप। लैंडस्केप, लैंड का अर्थ का वो लार्ज एरिया जिसके अंदर डिफरेंट पैचेज हैं इकोसिस्टम के, कि बहुत सारे इकोसिस्टम एक लार्ज एरिया पे मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? लैंडस्केप की। इसको हम क्या नाम देते हैं? इट इज द एरिया ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑफ different patches of इकोसिस्टम, कि जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं उस लार्ज सेगमेंट, लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ को हम क्या नाम देंगे? दैट इज नॉन एज बेटा
क्या नाम देंगे हम उसको, लैंडस्केप, ठीक है, और जिसकी अपनी खुद की नेचुरल बाउंड्री होती है, विद इट्स नेचुरल बाउंड्रीज, विद इट्स नेचुरल बाउंड्री। जैसे कि पेनिनसुला क्या बताया था, एक लैंडस्केप है जिसमें बहुत सारे टाइप के क्या एग्जिस्ट करते हैं, इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटे। ये था हमारा लैंडस्केप। लैंडस्केप फिर फर्दर हायर ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन करेगा जिसका नाम होता है बायोम्स, और बायोम्स के बाद बायोस्फीयर की फॉर्मेशन। बेटा नेक्स्ट यूनिट क्या आती है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, बायोम्स। बायोम्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, ये वो लार्ज सेगमेंट है लार्ज अर्थ का, वो लार्ज एरिया विच इज डिलिमिटेड बाय इट्स स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। इट इज द लार्ज एरिया which is delimited by specific climatic area या specific climatic zone and also has its specific, उसके अंदर अपनी स्पेसिफिक फ्लोरा का मतलब यहाँ पे प्लांट्स एंड फ्योना, जिसके अपने स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फ्यूनाज होते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं बायोम्स, ठीक है। मतलब बायोम्स बहुत लार्ज लेवल के ऊपर स्टडी किए जाते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्वाना, डेजर्ट, उनका अपना एक क्लाइमेट होता है, ठीक है ना, कि वहाँ की जो रेनफॉल है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो स्पेसिफिक होता है दूसरे ऐसे बायोम से, और उसी के रेनफॉल के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ की फ्लोरा और फ्यूनाज हैं वो आती हैं। अगर मैं आपको बायोम्स में एग्जाम्पल बताऊं तो आप एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट, स्वानास, डेजर्ट, ये एक टाइप के स्पेसिफिक बायोम्स हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द मेजर सब यूनिट, a major part of the ecological organization is बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या कंस्टिट्यूट करती है बेटा, अर्थ की मेंटल का वो पार्ट जिसके ऊपर जहाँ कहीं भी क्या पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है। अल्टीमेटली कहने का मतलब कि हमारी कंप्लीट अर्थ में वो वाला पार्ट जहाँ जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है, वेदर इट इज एक्वेटिक और द टेरेस्ट्रियल और द एरियल, जो भी पार्ट जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है उस कंप्लीट पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ्स मेंटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ्स मेंटल वेयर लाइफ इज पॉसिबल, या फिर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर हम ओशंस के फ्लोर से लेके चलें तो इस बायोस्फीयर की जो थिकनेस है बेटे, वो ओशन के फ्लोर से इस बायोस्फीयर की थिकनेस अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर फ्रॉम द ओशियनिक फ्लोर से इतनी इसकी क्या है, थिकनेस मानी गई है बायोस्फीयर की। एंड बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट एंड ऑल द लेयर, इसके अंदर बेटा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारे के सारे पार्ट हैं, ये इसके बायोस्फीयर के ही एक पार्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जहाँ जहाँ पे भी लिविंग बींग्स हैं वो पॉसिबल है, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमने इंडिविजुअल से लेके और हमने कहाँ तक स्टडी किया है, बायोस्फीयर तक स्टडी किया है। अब हम कुछ जनरल सी दूसरी टर्म स्टडी करते हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट, हैबिटेट एंड निशे। बहुत सारे टर्म्स ऐसी हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी लगती हैं और सिमिलर सी भी हैं, बट स्टिल देयर आर सम माइन्यूट डिफरेंस इन दोज टर्म्स।
So now let's start from the environment, habitat एंड मिशन। क्या क्या मतलब है इनका, इनके बारे में सुनेंगे थोड़ा। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। अच्छा, जनरल सा अगर आप लोगों को डिफाइन करना बताया जाए कि हम एनवायरनमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंड में जो भी उसका फिजिकल एटमॉस्फेयर है, जो भी उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। मतलब एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट, उसके साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका फिजिकल एटमॉस्फेयर या उनका फिजिकल सराउंडिंग, बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब क्या आएंगे बायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं इसके, सॉइल, वाटर, लाइट, ये सारे के सारे इसके एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा एनवायरनमेंट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इट इज द सम ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंस एंड conditions that surrounds, interact and influences each other in their natural habitat, कि अपने नेचुरल रहने वाली जगह में, नेचुरल हैबिटेट में जो भी पार्ट्स हैं, जो भी बायोटिक एबायोटिक सब्सटेंस हैं, जो एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं और एक दूसरे की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, एनवायरनमेंट नाम देते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट की बात करते हैं तो मेनली दो कंपोनेंट आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर बेटे। कौन कौन से, एनवायरनमेंट में बायोटिक एंड एबायोटिक दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में क्या आएंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, ये सब आते हैं। एबायोटिक में सोयल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एयर, ऑल ऑफ दीज आर द एबायोटिक कंपोनेंट। एनवायरनमेंट का कोई भी कंपोनेंट जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल फैक्टर। उसको हम क्या नाम देंगे, एनवायरमेंटल, और वी कैन से इकोलॉजिकल फैक्टर। तो व्हाट इज इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर, एनी ऑफ द फैक्टर that influence the living organism is known as environmental factor। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं बेटा जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। और कुछ होते हैं जो किसी दूसरे इनडायरेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम कहते हैं रिमोट एनवायरमेंटल फैक्टर। विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डायरेक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट है, एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिडिटी है, सोयल है, वाटर है, ये सब डायरेक्ट में क्या आएंगे, टेम्परेचर, लाइट, सोयल, एयर, ह्यूमिडिटी, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। और इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से होते हैं बेटा, जो किसी डायरेक्ट फैक्टर के थ्रू रिस्पॉन्ड करें, किसी डायरेक्ट फैक्टर के थ्रू हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करें। उसमें क्या क्या आते हैं, रेन,
विंड, सोयल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ठीक है। और रिमोट एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से होते हैं? विच इन्फ्लुएंस थ्रू द इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल फैक्टर, जो इनडायरेक्टली के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? रिमोट एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि टोपोग्राफी। ठीक है। तो ये हमने 3 टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में स्टडी किया। अब हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट के बाद हैबिटेट के बारे में। बेटा हैबिटेट पे आने से पहले मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड 2-3 टर्म्स और बात करती हूँ, जैसे कि वेदर। वेदर क्या होते हैं? हमारे एनवायरनमेंट की जो फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके की हैं उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है। तो कम्बिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, लाइक द एटमॉस्फेरिक कंडीशन कौन कौन सी? ह्यूमिडिटी और विंड और रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारे के सारे कम्बिनेशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एरिया की होती है, दैट इज कॉल्ड वेदर। वेदर इज नॉट स्टैटिक, इट इज डायनामिक, इट कैन चेंज। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे रेनफॉल हो रही है तो अगले आने वाले 10 साल तक रेनफॉल ही होती रहेगी। हो सकता है कि आज रेनफॉल मॉर्निंग में और इवनिंग में ना हो। तो वेदर चेंज विद आर्ली, डेली और वीकली, ये घंटे में, दिन में या वीक में ये चेंज होता रहता है। दिस इज नॉट परमानेंट, वेदर परमानेंट नहीं होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, ये विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द क्लाउड्स, सनशाइन, इनके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लेकिन एक एरिया में हम एवरेज वेदर को नोट कर लें कि जैसे कि मान लो हम एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे रेनफॉल है वो कम होती है। ठीक है। तो एक एवरेज वेदर ऑफ ए लार्ज एरिया इज नोन एज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट है वो आर्ली, वीकली चेंज नहीं होता है, वो मोर और लेस सेम होता है। जैसे कि सपोज करो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो साउथ इंडिया है वो कंपेरेटिवली नॉर्थ इंडिया के ज़्यादा गर्म होता है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट है। हम डेजर्ट की बात करते हैं कि डेजर्ट में रेनफॉल है वो ट्रॉपिकल रीजन्स की कंपेरेटिवली बहुत कम होती है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट है, ना कि वेदर। वेदर में तो डेजर्ट में भी कभी कभी रेनफॉल होती है, ऐसा नहीं है कि वो ट्रॉपिकल जैसा बन गया। तो वो आप क्लाइमेटिक जोन के बिहाफ पे, इसी क्लाइमेट के बिहाफ पे हमारे अर्थ को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, आर्कटिक जोन्स, ये सब उनके क्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग है। तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज वेदर। वेदर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इट इज द combination of atmospheric conditions like temperature, wind, rainfall, etc. at a given time in a गिवन प्लेस, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह का क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वेदर चेंज आर्ली, डेली और वीकली, ये चेंज होता रहता है। एंड इट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है तो ये चेंज हो जाएगा। अगर विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये चेंज हो जाएगा। अगर क्लाउड्स ज़्यादा या कम है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? वेदर चेंज हो जाता है। तो वेदर एक टेम्परेरी डेफिनेशन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। लेकिन अगर हम एक एवरेज वेदर माने तो उसको हम क्या नाम देना शुरू कर देते हैं? क्लाइमेट्स। तो क्लाइमेट का मतलब क्या है? इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया की जो एक एवरेज वेदर होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स, उसको हम क्या नाम देते हैं? क्लाइमेट नाम।
तो हाउ विल बी डिफाइन द क्लाइमेट, लिखेंगे इट इज द एवरेज वेदर ऑफ ए गिवन एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक एक गिवन एरिया का क्या एवरेज वेदर होता है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। और क्लाइमेट को डिसाइड करने वाले जो दो मेन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो रेनफॉल एंड टेम्परेचर। मेनली हम इन्हीं बिहाफ पे क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का क्लाइमेट, जहाँ पे बहुत कम टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और टेम्परेचर भी बेटा किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मोर और लेस रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अगर मान लो हमारे यहाँ पे बारिश हो जाती है बहुत अच्छी खासी, तो टेम्परेचर स्लो डाउन हो जाता है। काफ़ी लंबे टाइम तक बारिश ना हो तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। और हाई और लो टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर एरिया की वेजिटेशन होती है, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो सब किससे डिसाइड किए जाते हैं, उसके क्लाइमेटिक जोन से। जैसे कि मान लो अगर हम हिली एरियाज, माउंटेन एरिया की बात करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ की वेजिटेशन, और अगर आप लोग हमारे एरिया की वेजिटेशन के बारे में देखते हैं तो काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। इवन नॉट ओनली इन द वेजिटेशन बट ऑल्सो इन द फ्यूनास, नंबर ऑफ द एनिमल्स एंड द टाइप्स ऑफ द एनिमल्स, वो भी को टोटली डिफरेंट मिलती हैं। वो क्लाइमेट्स के ही ऊपर डिपेंड करती हैं। देखो बेटा, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अर्थ पे क्या बनाए गए हैं, क्लाइमेटिक जोन बनाए गए हैं। अब मैं आपको ये हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर बताती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये अर्थ की इक्वेटर है, ठीक है। यहाँ पे सनरेज है वो वर्टिकली फॉल करती है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं सनरेज है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इस तरीके से। ये देखो, तो ये हमारा सन है, यहाँ पे सनरेज जहाँ पे वर्टिकली फॉल करेंगे ऑब्वियस सी बात है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ पे सनरेज कभी कभार पहुँचती है वहाँ पे टेम्परेचर कम मिलता है। तो जो पोल्स होते हैं अर्थ के, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इवन 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और ये होते हैं इक्वेटर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इक्वेटर के साइड वाला जो रीजन होता है, दोनों रीजन, इस रीजन को हम क्या नाम देते हैं, मैंने आपको नोट सेंड किए तो उसमें भी डायग्राम दिया था, आप वहाँ से भी बना सकते हैं। दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन। क्या नाम देंगे, ट्रॉपिकल रीजन। जैसे जैसे हम टुवार्ड्स द पोल जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। ट्रॉपिकल रीजन के जस्ट बाद दोनों साइड जो रीजन मिलेगा उस रीजन को हम क्या नाम देंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है ना। एज वी मूव टुवार्ड्स द पोल्स फ्रॉम द इक्वेटर टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो ये कौन सा रीजन होगा बेटा, दिस इज सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर की तरफ जो रीजन होता है वो कौन सा रीजन होता है, टेम्परेट रीजन। दिस इज नॉन एज टेम्परेट रीजन। ये कौन सा है, टेम्परेट। और टेम्परेट के ऊपर दोनों तरफ जो रीजन बचा वो आर्कटिक और एंटार्क्टिक का रीजन मिलता है। ये कौन सा है, एंटार्क्टिक रीजन, और ये कौन सा है, आर्कटिक रीजन, ठीक है। तो ये किसके ब्याह में बताया गया है, टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे मीन टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मिलेगा ट्रॉपिकल रीजन का। लेकिन अगर मैं आपको सब ट्रॉपिकल की बात करती हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर है वो 17 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलता है। अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर कितना मिलता है, 7 to 17 डिग्री सेल्सियस। और अगर पोल की बात करते हैं तो बेटा वहाँ पे लेस देन 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है दोनों पोल्स पे, ठीक है। और विंटर्स में तो ये माइनस में भी चला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है। तभी तो कहते हैं कि पोल्स है वो जनरली आइस कवर्ड एरियाज होते हैं, स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, पोल्स पे सबसे कम नंबर के अंदर वेजिटेशन होती है। सबसे ज़्यादा वेजिटेशन, सबसे ज़्यादा फ्लोरा फ्यूना, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी अगर देखने को मिलती है तो हमारे ट्रॉपिकल रीजन में मिलती है। बिकॉज बेटा ट्रॉपिकल रीजन में मोर और लेस
जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहती है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं, यहाँ पर रेनफॉल है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी बाकी रीजन से कम मिलती है। हम बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि ऑल ऑफ दीज क्लाइमेटिक जोन्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज टेम्परेचर एंड द रेनफॉल। इनके ब्याह पे क्या बने, ये क्लाइमेटिक जोन बनाए गए हैं अर्थ पे। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट का आपको पता है बहुत लार्ज एरिया का होता है। माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, एक लार्ज एरिया में वहीं पे थोड़े से एरिया का क्लाइमेट डिफरेंट हो जाता है और वो लोकल वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द स्पेसिफिक लोकल वेरिएशन इन द क्लाइमेट दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द रीजनल क्लाइमेटिक एरिया। इट इज द लोकल मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए, स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ लोकल स्पेसिफिक वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट दैट मेक्स इट डिफरेंट, फ्रॉम द लार्ज रीजनल एरिया। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि देखो हमारे यहाँ पे जैसा भी क्लाइमेट है, वेदर इट इज हॉट और द कोल्ड, ठीक है, लेकिन मान लो बहुत गर्मी है, यहाँ पे पूरे एरिया को गर्म एरिया माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम एक पेड़ के नीचे जाते हैं, एक ट्री के नीचे जाते हैं, तो वहाँ पे उसके नीचे टेम्परेचर वो सराउंडिंग से थोड़ा कम मिलेगा। ऐसे ही मान लो अगर हम एक फॉरेस्ट में जाते हैं इसी एरिया में, तो फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, ये बड़े बड़े ट्रीज हैं, इनके नीचे छोटे छोटे ट्रीज हैं, ठीक है, उनके नीचे फिर छोटे हैं। तो देखो यहाँ पे इस एरिया में बहुत ही ठंडा एरिया माना जाएगा, क्योंकि जो सनरेज है वो तो इन्होंने ट्रैप कर ली। तो यहाँ पे इस वाले एरिया का और बाकी वाले की जगह पे फॉरेस्ट और बाकी जगह पे फॉरेस्ट नहीं है, तो इस एरिया का टेम्परेचर और इस एरिया का टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंट होता है ना। तो मतलब एवरेज तो क्लाइमेट इस पूरे एरिया का एक ही है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर इस एरिया की बात करते हैं तो इट बिकम्स ए माइक्रो क्लाइमेट, कि इसके स्पेसिफिक एरिया से थोड़ा सा डिफरेंट क्लाइमेट है, लेकिन ये किस वजह से है, ये एक लोकल वेरिएशन है। हम इस ब्याह पे हम इस पूरे एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ के फॉरेस्ट की वजह से हो रहा है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर बहुत सारे विंटर में अगर हम एक टाउन की बात करते हैं, एक बहुत बड़े एरिया में एक सिटी बनी हुई है, तो सिटी के अंदर जो टेम्परेचर वो ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज की जाती है, थोड़ी सी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, तो उस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड द टाउन एरिया। तो क्लाइमेट तो सेम है, लेकिन सेम क्लाइमेट में भी एक थोड़ा सी रीजन का क्लाइमेट डिफरेंट हो गया, उसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो क्लाइमेट। दिस इज नोन एज माइक्रो क्लाइमेट। इसके आगे स्टडी करेंगे बेटा हम हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट एंड निशे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को स्टडी करेंगे।